हेलो दोस्तों, नमस्ते। जैसा कि हम कक्षा 6 के पहले अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और आधे से ज़्यादा अध्याय हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। बचे हुए को हम शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे अतीत को जानने के साधन या अतीत को हम कैसे जानें। उनमें से हमने पहला एक बिंदु पांडुलिपि वो पढ़ लिया था। अब हम देखते हैं दूसरे बिंदु अभिलेख से देखते हैं। तो देखिए, हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। अब अभिलेख होते क्या हैं वो देखते हैं। ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक और अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते हैं ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजा और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाया है। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अभिलेख क्या थे। अभिलेख उन लेखों को हम अभिलेख की श्रेणी में रखते हैं जो पत्थर या किसी कठोर सतहों पर, धातु जैसी किसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। जैसे कि किसी शिला के ऊपर अगर कोई लेख उत्कीर्ण कराया है तो बाद में हम उसको शिलालेख कहने लग जाते हैं। किसी स्तंभ के ऊपर कोई लेख उत्कीर्ण कराया है तो उसको हम स्तंभ लेख कहने लग जाते हैं। जैसे किसी तांबे जैसी धातु के ऊपर अगर उत्कीर्ण कराया है तो उसको हम ताम्रलेख कहने लग जाते हैं। तो यह ताम्रलेख की श्रेणी में उसको रखते हैं। और ये उद्देश्य क्या होता था इन अभिलेखों को लिखाने का, तो वो हम देखते हैं कि कभी कभी शासक वर्ग या कभी कभी अन्य लोग जिन्होंने किसी विशेष कार्य को पूरा करवाया है उसको वो अपने अभिलेखों में छपवाते थे या उत्कीर्ण करवाते थे। तो एक इस प्रकार से हमें उस तत्कालीन समय के बारे में एक स्पष्ट जानकारी हमें प्राप्त होती थी और एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि विश्वसनीय जानकारी हमें प्राप्त होती थी। तो इतिहास की जानकारी या इतिहास के स्रोतों के रूप में अभिलेख जो है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। हम आगे आने वाले जितने भी इतिहास की कक्षाएं पढ़ेंगे उन जो भी जानकारी हमें प्राप्त होगी उनमें अभिलेखों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो अभिलेख हैं वो हमें शासकों की विजयों के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। इसी का उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, जिसमें समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किया हुआ है। अब देखो साइड में जो एक अभिलेख दे रखा है हम उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ये अभिलेख अब अगर इसको ध्यान से देखोगे तो समझ पाओगे कि ऊपर जो लिखा हुआ है या जिस प्रकार से लिखा हुआ है, नीचे जो है उसकी लिखावट में थोड़ा सा अंतर हमें देखने को मिलता है। तो ये जो अभिलेख है वो द्विभाषी अभिलेख है। द्विभाषी अभिलेख का मतलब है कि दो भाषाओं में मिलता है। देखो अभिलेख के बारे में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान में अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त होता है। और कंधार में भी एक जगह है सार-ए-कुना, यहाँ से यह अभिलेख हमें प्राप्त होता है। और इसकी विशेषता क्या है कि ये द्विभाषी है, मतलब दो भाषाओं में लिखा हुआ है, जैसा कि स्पष्ट तौर पर हमें देखने को मिलता है। और ये किसका है? यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर लिखवाया गया है। अशोक ने लिखवाया है। और इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगी। आने वाला जो अध्याय 8 है उसके अंदर इस शासक के बारे में और भी विस्तार से हमें जानकारी मिलेगी। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं या पढ़ते हैं तब हम भाषा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर लिपि और भाषा के अंदर एक संक्षिप्त सा अंतर बताया गया है। तो वो थोड़ा सा समझ लें कि भाई किसी भी भाषा को जो लिखने का तरीका है वो अपने आप में क्या कहलाएगा? लिपि कहलाएगा। लिखने का तरीका एक सामान्य से शब्दों में अगर हम कहें तो, और जो कुछ भी हम बोलते हैं वो अपने आप में एक भाषा कहलाएगी। बोलने का जो तरीका है, भाषा जो है वो अपने आप में क्या है? जिस प्रकार से हम बोल रहे हैं, बोलने या पढ़ने का जो तरीका है वो अपने आप में क्या कहलाएगी? भाषा कहलाती है। जैसे कि हिंदी भाषा हम बोल रहे हैं
लेकिन हम इसको जो लिखने की जो शैली है वो अपने आप में देवनागरी शैली है। इंग्लिश जब हम पढ़ते हैं या बोलते हैं तो वो भाषा के रूप में होती है इंग्लिश, लेकिन जब उसको हम लिखते हैं तो वो रोमन शैली के अंदर लिखते हैं और रोमन लिपि में लिखते हैं। तो इसी प्रकार थोड़ा सा हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि भाषा जो होती है वो क्या होती है, बोलने पढ़ने के का आधार होता है भाषा का, और लेखन जो शैली होती है वो किसी भी भाषा की जो लिखने की शैली जो होती है उसी को हम लिपि कहते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है भाई, लिपि का प्रयोग जो है वो किस संदर्भ में किया जाता है और भाषा का संदर्भ जो है वो किस संदर्भ में किया जाता है, भाषा का प्रयोग। तो हम कभी कभी लिपि और भाषा को एक मान लेते हैं, तो वो बिल्कुल सही नहीं है। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरेमाइक दोनों नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में लिखा गया है। तो स्पष्ट तौर पर हमें पता चल रहा है कि यह लिपि अपने आप में अलग है और नीचे लिखी हुई लिपि अपने आप में अलग है। तो हमें ध्यान रखना है कि अशोक का एक अभिलेख मिला है सारेकुना कंधार से, जो वर्तमान में अफगानिस्तान के अंदर है, और ये द्विभाषीय है, द्विलिपीय भी है, क्योंकि दोनों जो भाषाएं थी वो अपने आप में अलग अलग, भाषाएं भी अलग थी, उनकी लिपियां भी अलग थी। लेकिन ऐसा पॉसिबल है, ऐसा संभव है कि दो भाषाओं की लिपि एक हो सकती है। जैसे कि हम संस्कृत और हिंदी की बात कर सकते हैं कि संस्कृत और हिंदी भाषा जो है उसकी लिपि एक ही है, देवनागरी लिपि है। चलो ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे और ऐसा करवाने में क्या कठिनाइयाँ आती थी? तो हमने इस पुस्तक की ये विशेषता रही है कि हम जो भी पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, तो हमारी जो कल्पना शक्ति है उसमें भी थोड़ा सा विस्तार होगा हमारा, और हम समझ पाएंगे कि उस समय के शासकों ने, उस समय के जिस भी समय के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस समय के लोगों ने किस प्रकार से अपने समय की चुनौतियां या समस्याओं का समाधान किया था। तो हम समझ सकते हैं कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के कारण क्या रहे हो या लाभ क्या मिले, कि वो कठोर सतह पर लिखवाए गए और ऐसे मजबूत सतहों पर लिखाए गए जिससे कि हम आज भी हमारे पास वो उपलब्ध हैं और आज भी हम उनको पढ़ पा रहे हैं। और कठिनाइयाँ क्या क्या आती होंगी कि भाई कठोर सतह पर लिखवाने के लिए उनको एक कौशल युक्त कारीगर चाहिए होंगे, उनको एक तैयार करवाना, उनको प्रशिक्षित करना और उस तरीके से उसको लिखवाना, ये उस समय की संभव समस्याएं उत्पन्न हुई होंगी। अब देखते हैं, इसके अतिरिक्त अन्य कई अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी, अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पुरातत्वविद का तात्पर्य क्या है। ये पुरा मतलब पुराने, तो पुराने समय में बनी हुई किसी भी वस्तु का अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति है वो अपने आप में क्या कहलाएगा, पुरातत्वविद। मतलब जो भी हमें पुरानी चीज़ मिली है, माना कि हमने खुदाई की है, खुदाई में कोई औजार मिला है, कोई पत्थर का टुकड़ा मिला है या कोई तांबे की चीज़ मिली है, या प्राचीन काल के व्यक्ति के द्वारा उपयोग में ली गई कोई भी वस्तु मिली है, उसका अध्ययन करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हीं को हम पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद पत्थरों और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों को प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी, कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर और जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। तो सामान्यतः हम देखते हैं कि कोई पुरातत्वविद जो है वो क्या करता है, प्राचीन वस्तुओं को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, जिनमें उसको पत्थर और ईंटें से बनी इमारतें, चित्र के अवशेष, मूर्तियां ये मिलती हैं, उनका अध्ययन करते हैं और प्रयत्न करते हैं कि जिस भी माध्यम से, जैसे उन्होंने इमारतों का अवशेष देखे, चित्र देखे, मूर्तियां उनको मिली, तो उनके माध्यम से वो ये प्रयत्न करते हैं कि तत्कालीन समय का जो समाज था वो किस प्रकार का रहा होगा। वो औजारों, हथियारों, बर्तनों और आभूषणों और सिक्कों की, मतलब पुरातत्वविद जो है वो पूरा वस्तुओं की अपने आप में छानबीन करते हैं, उनको और ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, जिससे कि वो ये पता लगा सकें कि प्राचीन समय के जो लोग हैं वो किस प्रकार से रहते होंगे। ज़्यादातर जो वस्तुएं हैं वो हमें जो
मिलती हैं वो अपने आप में पत्थर की मिलती हैं या पक्की हुई मिट्टी की मिलती हैं, जिससे कि वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जैसी थी वैसी आकृति में हमें प्राप्त होती हैं, लेकिन फिर भी पकी हुई मिट्टी की, पत्थर की और धातु की बनी हुई जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि उनकी सतह कठोर होती है इसलिए वो जल्दी नष्ट नहीं होने वाले चीज़ों में या सामग्रियों में हो जाती है। तो उनको वापस से जोड़कर और उनसे वापस से पुराने इतिहास के बारे में जानकारी लेने का प्रयत्न पुरातत्वविदों द्वारा किया जाता है। फिर हम आगे देखते हैं, पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियाओं और मछली की हड्डियों को भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने और लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वह जले हुए रूप में बचे रहते हैं। तो पुरातत्वविद क्या है, जानवरों, चिड़ियाओं, मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। अगर माना कि जहाँ से मानव के अवशेष मिले हैं वहीं से मछली की हड्डियां मिली हैं, तो ये निश्चित तौर पर यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय के जो मानव हैं वो भोजन के रूप में मछली का उपयोग करते थे, क्योंकि वनस्पति की जो चीज़ें वो उपयोग में लेते थे, जो भी दाना अनाज के रूप में जो लेते थे या प्रकृति से प्राप्त जो भी कंदमूल फल वो काम में लेते थे, उनके अवशेष हमें कभी भी नहीं मिलते हैं। हाँ, अगर कोई कभी प्रकृति के ऐसी चीज़ें या बीज या और भी ऐसी कोई चीज़ें जो जल गई थी तो कार्बन में जो रूपांतरित हो गई थी, तो वो ऐसी चीज़ें हमें काफ़ी जगह पर मिली हैं, जिनसे कि हम ये जान पाए हैं कि वो उस समय किस प्रकार के अनाज, किस प्रकार के और जो वनस्पतिक चीज़ें हैं उनके ऊपर निर्भर रहते थे या अपने लिए प्रयोग में लेते थे। अब हम देखते हैं, क्या पुरातात्विक विदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। तो ये अपने आप में एक प्रश्न है कि अगर कपड़ों के अवशेष मिले होंगे या कपड़ों के अवशेषों को वो किस प्रकार से पहचानते होंगे कि हाँ, तत्कालीन समय में या प्राचीन समय का जो मानव था उसने कपड़े का प्रयोग किया है। पांडुलिपियों, अभिलेखों और पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं कि भाई पांडुलिपियों से, अभिलेखों से और पुरातत्व का मतलब है कि जो भी खुदाई में हमें सामग्री मिल रही है, चाहे वो औजार हों, चाहे वो सिक्के हों, या खुदाई से ही मतलब नहीं है, जो हमें प्राचीन समय की जानकारी दे रही है, जो हमें पहले के लोगों के बारे में जानकारी दे रही है, उस सब चीज़ को हम किस में रखेंगे, पुरातत्व के अंदर रखेंगे। तो ये पुरातत्व से जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही है, इतिहासकार प्राय इन सभी के लिए एक शब्द काम में लेते हैं, उसे हम कहते हैं स्रोत। स्रोत का मतलब है जहाँ से हमें वो चीज़ प्राप्त हो रही है। जैसे कि इतिहास की जानकारी हमें जिनसे प्राप्त हो रही है उसको हमें इतिहास के स्रोत कहते हैं। माना कि जैसे कि आज अभी हमें पानी पीना है या पानी काम में लेना है, तो पानी हमें जहाँ जहाँ से प्राप्त हो रहा है वो पानी का स्रोत कहलाएगा अपने आप में। इसी प्रकार जहाँ जहाँ से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त हो रही है उन सबको हम किस में रखते हैं, इतिहास के स्रोतों के अंदर रखते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से ही हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। तो एक तरीके से स्रोत जो हैं, उन स्रोतों के माध्यम से ही इतिहासकार क्या करता है, इतिहास का पुनर्निर्माण करता है। जैसे औजार मिले, हमें एक ही जगह के औजार मिले, वहाँ से कुछ चित्र मिले, वहाँ से कुछ अभिलेख मिले, तो उन सबसे जो जानकारी मिल रही है उसके आधार पर हम उस समय के बारे में, वहाँ उस समय के समाज के बारे में, उस समय के नागरिकों के बारे में वापस इतिहास की रचना करते हैं कि वो इस प्रकार रहे होंगे, या जिस प्रकार की जानकारी इनके अंदर दी गई है अभिलेखों के अंदर, और जिस प्रकार की जानकारी हमें पुरातत्व की सामग्री से मिलती है, उसी के आधार पर हम उनका इतिहास लिखते हैं। अब आगे चलते हैं। देखो, अतीत एक या अनेक। क्या तुम इस पुस्तक के शीर्ष हमारे अतीत पर ध्यान दिया? देखो, तो हम देखेंगे कि हमने इस किताब का जो नाम है वो लिखा हुआ है हमारे अतीत। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है कि हमारे अतीत।
तो यहाँ पर किसी एक अतीत के बारे में बात नहीं की गई है। यहाँ हमारे अतीत का मतलब है कि अतीत का बहुत पक्षों के रूप में ध्यान दिलाया गया, अतीत के बहुत पक्षों के रूप में यहाँ पर ध्यान दिलाया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत में अलग अलग मायने थे। जैसा कि हम एक उदाहरण से देख सकते हैं या समझ सकते हैं कि हमारे अतीत से तात्पर्य है, या हम जिस भी समय की बात कर रहे हैं उसमें एक ही प्रकार के या एक ही वर्ग के लोग नहीं रहते थे। उसमें हम राजा रानियों के इतिहास के बारे में भी पढ़ते हैं, उसमें हम पशुपालकों कृषकों के जीवन के बारे में भी पढ़ते हैं, व्यापारियों के जीवन के बारे में भी पढ़ते हैं, और शिल्पकारों के जीवन के बारे में भी जानकारी लेते हैं। और ये सभी जो हैं वो आपस में क्या रखते हैं, भिन्नता लिए हुए होते हैं। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश में अलग अलग हिस्सों के लोग अलग अलग व्यवहार और रीति रिवाज का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछली पकड़कर, शिकार करके और फल फूल के संग्रहण द्वारा करते हैं। तो आज भी हम देखते हैं कि अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है हमारे हिंद महासागर के अंदर, वहाँ पर जो लोग हैं वो अपने आप में अभी भी संग्राहक के और शिकारी जीवन, शिकार के रूप में ही अपना जीवन जी रहे हैं। वो अभी भी उत्पादक नहीं बने हैं। क्यों नहीं बने हैं? क्यों? उन्होंने अभी भी खेती से नहीं जुड़े हैं, अपनी जो भोजन की जो आवश्यकता है उनको खुद उत्पादित नहीं करते हैं। प्रकृति से जो उनको मिलता है उसी को वो संग्रहण करते हैं, और जो भी उपलब्ध उनके पास शिकार होता है उसके माध्यम से ही वो अपना भोजन की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करते हैं। तो और हम देखते हैं कि हर देश के विभिन्न हिस्सों में या अलग अलग हिस्सों में इसी प्रकार के अलग अलग रीति रिवाज अपनाए जाते हैं। कहीं का भोजन हम देखेंगे वो कुछ अलग होगा। देखेंगे कि कलकत्ता या जो समुद्र तटीय जो लोग हैं वहाँ पर चावल और मछली का सेवन ज़्यादा किया जाता है। उत्तर भारत में हम देखेंगे तो गेहूँ का या मोटे अनाज जो हैं उनका ज़्यादा सेवन किया जाता है। तो इस प्रकार का जो भेद है, इस प्रकार की जो भिन्नताएं हैं वो हमें देश में हर क्षेत्र में अलग अलग देखने को मिलती है। इसके विपरीत शहर में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों के ऊपर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। तो सामान्य सी बात है कि शहर में जो लोग रहते हैं वो अन्य गतिविधियों से जुड़े हुए होते हैं। वो कृषि या पशुपालन या शिकार इनसे जुड़े हुए नहीं होते। और जो लोग कृषि और संग्राहक थे उन लोगों ने शहर के लोगों की खाद्य आपूर्तियों को पूरा किया है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि भोजन के लिए जो शहर के लोग हैं वो आत्मनिर्भर नहीं थे, वो किनके ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के ऊपर निर्भर रहा करते थे। और आज भी हम देखते हैं कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों के ऊपर निर्भर ही रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जब अच्छी खेती होती है, कृषि होती है, अनाज उत्पन्न होता है, तब वही अनाज जाकर शहरों के लोगों की भूख मिटाता है। तो इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक और पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी उनके बारे में जानना बहुत कुछ शेष है। तो हम देखेंगे कि प्राचीन काल के जो जानकारी हमें मिलती है उसमें क्या है कि शासक वर्ग के बारे में तो हमें बहुत जानकारी मिलती है, क्योंकि उनके पास स्रोत, उनके लिखे हुए स्रोत बहुत है हमारे पास। उनके अभिलेख मिल जाएंगे, उनकी विजयों के जो वर्णन है वो हमें मिल जाएंगे। लेकिन जो सामान्य लोग थे, जो शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक या पशुपालक, ऐसे जो लोग थे, उनके द्वारा कुछ अपने समाज या अपने वर्ग से संबंधित कोई लेखा जोखा हमें नहीं मिलता है, तो उनकी जानकारी हमें कम मिलती है। तो पुरातत्व के माध्यम से जो जानकारी हमें मिलती है, जो खुदाई के अंदर उनके द्वारा उपयोग में ली गई वस्तुएं, औजार या और भी जो चीज़ें उनके द्वारा उपयोग में ली गई वो हमें मिलती है। उनके माध्यम से हम उनके इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। हालांकि जितनी भी जानकारी हमें मिली है वो बहुत कम है, और भी उनके बारे में जानकारी मिलना हमें
शेष है। अब हम देखते हैं तिथियों का मतलब। हम बार बार अभी जब अध्याय पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि पहले जो नगर हमें मिले हैं सिंधु घाटी के आसपास मिले हैं या सिंधु नदी के आसपास मिले हैं और लगभग 4700 वर्ष पुराने मिले हैं। और दूसरा जो हमने देखा था कि भाई जो गंगा नदी के आसपास जो नगर मिले हैं वो लगभग 2500 वर्ष पहले के मिले हैं। तो ये जो तिथिकरण है उसको हम थोड़ा सा समझेंगे किस प्रकार से ये दिया गया है। और हम 3 शब्दों का 4 शब्द जो हैं उनके बारे में थोड़ा विशेष तौर से हम समझेंगे कि ईसा पूर्व का क्या तात्पर्य है, ईस्वी का क्या तात्पर्य है, और CA का क्या तात्पर्य है और BCA का क्या तात्पर्य है। तो देखिए, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह कोई और वर्ष बताओगी। भाई आज जैसे हमें कोई भी किसी भी वर्ष के बारे में पूछ लिया तो हम बता देंगे 2000 वर्ष, या आज के वर्ष के बारे में पूछ ले तो आज हम बता देंगे भाई 2022 चल रहा है। तो इसी प्रकार वर्ष की गणना ईसाई धर्म, और आज हम जो इस वर्ष की गणना कर रहे हैं, आज हम जो ईस्वी बता रहे हैं उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, तो वो इसमें बताई गई है कि वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। कि भाई ईसा मसीह का जन्म हुआ था उस वर्ष से पहली ईस्वी शुरू की गई। तो ईस्वी की जो शुरुआत हुई वो किससे हुई, ईसा के जन्म से। कि माना कि ईसा का जन्म जो हुआ था उसको पहली ईस्वी मान लिया गया, तो माना कि ईसा के जन्म से आज हम कौन से साल में पहुंच गए हैं, आज हम पहुंच गए हैं 2022 के अंदर। तो ईसा मसीह के जन्म से आज हम कहाँ पहुंच गए हैं, 2022 में। तो पर ऐसा तो है नहीं कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का कोई दुनिया का अस्तित्व था नहीं या मानव इतिहास नहीं रहा, उससे पहले का भी रहा है। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो घटनाएं हैं उनको हम, ये जन्म से पहले की जो घटनाएं उनको हम बोलते हैं ईसा पूर्व। कि ईसा के जन्म से पहले की घटनाएं जो हैं उनको हम बोलते हैं ईसा पूर्व। अब ईसा पूर्व में क्या है, जैसे माना कि ईसा मसीह के जन्म से 1 वर्ष पहले की बात है तो हमको उसको बोलते हैं 1 ईसा पूर्व। ऐसे ही अगर हम माना 10 वर्ष पहले की बात है तो उसको हम बोलेंगे 10 ईसा पूर्व। ऐसे ही हम बोलेंगे कि अगर 100 वर्ष पहले की बात है तो 100 ईसा पूर्व। 1000 वर्ष पहले की बात है तो इसको बोलेंगे 1000 ईसा पूर्व। अगर कहीं पे भी आता है 1000 ईसा पूर्व या 100 ईसा पूर्व या 10 ईसा पूर्व, तो इसका मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म से लेकर 10 साल पहले या 100 साल पहले या 1000 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ईस्वी जो है वो तो बिल्कुल चलती है 1 2 3 की काउंटिंग में, लेकिन ईसा पूर्व जो है वो उल्टे चलते हैं अपने आप में। 1 2 3 इधर से उल्टे चलेंगे तो हम देखेंगे भाई 10 ईस्वी के बाद में जो है वो अपने आप में कौन सा आएगा, इधर 9 ईस्वी आएगा, फिर 8 ईस्वी आएगा। इसी प्रकार हम देखेंगे कि ईसा पूर्व जो है वो अपने आप में उल्टे चलेंगे और ईस्वी जो है वो अपने आप में ईसा के जन्म से सीधा सीधा हम काउंट कर लेंगे। तो देखते हैं वापस से ऊपर। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य हुआ कि ईसा मसीह के जन्म से 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की सभी तिथियां हम ईसा पूर्व में लिखते हैं, ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में 2000 को अपना प्रारंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख किया गया है। तो हम देखेंगे कि हमने जितनी भी पढ़ी है कि कृषि की शुरुआत, हमने शुरुआत में देखा था कि कृषि की शुरुआत लगभग सुलेमान और कृथक की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर 8000 वर्ष पहले हो गई थी। तो अगर आज के 2000 वर्ष हम निकाल लेंगे ईस्वी के, तो लगभग कितने साल पहले, 6000 ईसा पूर्व जो है वो कृषि की गतिविधियाँ हो गई थी। इसी प्रकार सिंधु घाटी की जो नगरों की हम बात करेंगे तो आज से कितना बताया था, लगभग 4700 वर्ष पहले बताया था। तो ईसा को हम माइनस करेंगे, आज के 2000 साल, ईसा के जन्म से लेकर 2000 साल हो गए, तो 2000 साल माइनस करेंगे तो ये लगभग कब की हैं, 2700 ईसा पूर्व की घटनाएं हैं। ईसा के जन्म से कितने साल पहले, 2700 साल पहले, और आज से कितने साल पहले हो गई, 4700 वर्ष हो गए। क्योंकि ईसा को जन्म लिए हुए कितने साल हो गए, 2022 पहुंच गए, तो हम लगभग 2000 मान रहे हैं, इसलिए हमने इसको 47 का।
इसी प्रकार गंगा नदी घाटी के जो नगर हैं वो लगभग आज से कितने साल पहले हो गए, 500 ईसा पूर्व की पहले की बात होगी। कितनी की होगी, 500 ईसा पूर्व, क्योंकि जो 2000 ईसा है वो ईसा के जन्म को हो गए, उसमें से हमने 2000 माइनस किए, तो ये घटना जो है गंगा नदी के आसपास जो नगर बसे वो लगभग 500 ईसा पूर्व की है। तो हम ये थोड़ा सा और समझ लेते हैं, इतिहास और तिथियां। देखो अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में इसे बोलते हैं ईसा पूर्व। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। और हम पूरी तरीके से समझ चुके हैं कि बीसी जो है वो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, और इस एडी या एनो डोमिनी, इसको हम बोलते हैं एनो डोमिनी, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो देखो अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व है, या ईसा के जन्म से पहले की जो घटनाएं हैं उनके सामने हम लिखते हैं बीसी। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी या हिंदी में ईसवी लिखा हुआ देखते हैं। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, कि ईसा के जन्म से वर्ष के बाद की जो घटनाएं हैं वो हम एडी के अंदर लिखते हैं या ईसवी में लिखते हैं, या ईसा के जन्म से पहले की जो घटनाएं हैं उनको हम बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व या बीसी उनके सामने लिखते हैं। कभी कभी एडी की जगह सीए और बीसी की जगह बीसीए। तो हमने देखा था कि सीए जो मैंने ऊपर लिखाया था यहाँ पे, सीए का मतलब जो है वो क्या है, कॉमन एरा। इसको फुल फॉर्म या उसको पूरा लिखेंगे तो आएगा कॉमन एरा, और कॉमन एरा होता है ईसवी के बराबर, ईसवी इक्वल, मतलब ईसवी के ही बाद, ईसवी को ही बाद के जो इतिहासकार हैं उन लोगों ने ईसवी के लिए कॉमन एरा जो शब्द है वो काम में लिया, और ईसा पूर्व के लिए जो है वो लिया बिफोर कॉमन एरा, ये काम में लिया। तो देखो कभी कभी एडी की जगह सीई तथा और बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा और बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब क्रिश्चियन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के रूप में प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ है। कभी कभी अंग्रेजी में बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। तो सामान्य तौर पर हमें ये जो 4 शब्द हैं ये हमें पता होना चाहिए, और इनका संदर्भ भी हमें पता होना चाहिए कि ये जो है कब से शुरू माने जाते हैं, या इनके द्वारा जो वर्ष बताए गए हैं वो लगभग आज से कितने समय पहले की घटनाओं के बारे में बता रहे हैं। तो सामान्य तौर पर हमें ध्यान रखना है कि ईसा के जन्म से हम ईस्वी की शुरुआत मानते हैं या कॉमन एरा की शुरुआत मानते हैं, और उससे पहले की जो घटनाएं हैं उनको हम ईसा पूर्व या बिफोर कॉमन एरा कहते हैं। अब हम आते हैं अन्यत्र पर। हमने देखा था कि हम हर पाठ के अंत में एक अन्यत्र पैराग्राफ देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि विश्व के किसी एक विशेष स्थान के बारे में चर्चा की हुई होगी। तो हम देखते हैं यहाँ पे कहाँ की किस स्थान की चर्चा की गई है। तो देखिए, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर शर्तों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई 100 वर्ष पूर्व लिखे गए हैं। सभी अभिलेखों में लिपियां और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। तो हमने देख लिया कि भाई भाषाएं क्या हैं और लिपियां क्या हैं। मुख्य अंतर जो है दोनों में यही है कि भाषा बोली जाती है और उसके लिखने का जो तरीका होता है वो लिपि कहलाता है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं और लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान ये कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा है? तो ये बहुत बड़ी रोचक बात है अपने आप में कि भाई कोई भी विद्वान किसी भी प्राचीन अभिलेख को किस प्रकार पढ़ता है, क्योंकि आज तो वो लिपि प्रचलन में है नहीं, तो वो विद्वान किस प्रकार से पता लगाता है कि इस पे जो लिखा हुआ है उसका अर्थ क्या है। इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। कैसे लगाया जा सकता है? देखो, उसका उदाहरण नीचे दे रखा है एक। इस प्रकार अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है, और लगभग 5000 वर्ष पूर्व यह राजा रानी रहते थे। तो देखो, अगर हम इसको ईस्वी में कन्वर्ट करना चाहेंगे, जो जैसा कि हमने ऊपर वाले पैराग्राफ में पढ़ा, तो लगभग कितना हो जाएगा? यह 3000 ईसा
पूर्व हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि आज से 5000 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं हम, तो हमें पता है कि ईस्वी को लगभग कितने हो गए, 2022 हो गए, तो हम इसको राउंड फिगर में 2000 मानते हैं। जब हम 2000 साल को माइनस कर देंगे तो पीछे बचे 3000, तो ईसा के जन्म से कितने हजार साल पुरानी घटना है ये, 3000 ईसा पूर्व पुरानी घटना है। तो देखो लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ के राजा रानी, यहाँ राजा रानी रहते थे, इनके द्वारा शासन किया जाता था। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नामक एक कस्बा है, यहाँ से एक उत्कीर्ण पत्थर मिला है और इस अभिलेख को ही रोसेटा अभिलेख कहते हैं। क्या कहते हैं? रोसेटा अभिलेख कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कहाँ से मिला है? रोसेटा से मिला है, रोसेटा अभिलेख। मतलब यहाँ से एक उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भाषाओं में लिखा हुआ है। कौन सी भाषाओं में? एक ही लेख लिखा है और लेकिन 3 भिन्न भाषाओं और लिपियों में लिखा है। एक तो यूनानी भाषा है और 2 कोई मिस्र की लिपियों के 2 प्रकार हैं। एक तो यूनानी लिपि में लिखा हुआ है और 2 मिस्र की ही कोई लिपियां हैं, उनके अंदर लिखा हुआ है। कुछ विद्वान यूनानी पढ़ सकते थे और उन्होंने बताया कि यहाँ के राजाओं और रानियों ने एक छोटे से फ्रेम में, यहाँ के राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है। रोसेटा अभिलेख में एक जानकारी दी गई है और उसमें एक रोसेटा अभिलेख के अंदर ही एक छोटे से फ्रेम के अंदर राजा रानियों के बारे में जानकारी दी गई है और उस छोटे से फ्रेम को क्या नाम दिया गया है? कारतूस कहा गया है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी और मिस्र संकेतों को अलग बगल करते हुए मिस्री अक्षरों के समानार्थक ध्वनियों की पहचान की, क्योंकि वो एक ही लेख था और 3 भाषाओं में लिखा गया था। तो उन्होंने क्या किया कि एक एक शब्द के लिए जो प्रयुक्त किए गए चिन्ह थे उनको सबको अलग किया और उन अलग करने के बाद उनकी ध्वनियों का समान ध्वनियों को समान ध्वनि के लिए जो चिन्ह प्रयुक्त में लिए गए थे अलग अलग लिपियों में, उनको अलग कर दिया, जिससे कि जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ एल अक्षर के लिए शेर और ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब यह जान लिया गया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सके। तो हम ऊपर देखेंगे कि ये जब 2 ध्वनियों को, 2 लिपियों को जब उन्होंने समान ध्वनियों के आधार पर संकेतों को पहचान लिया तो वो पहचान सके कि भाई किस लिपि के अंदर जो है वो पी के लिए कौन सा चिन्ह काम में लिया जाता था और टी के लिए कौन सा चिन्ह काम में लिया जाता था और एल के लिए कौन सा चिन्ह काम में लिया जाता था। तो इसके आधार पर जब ये उनको पता चल गया तो जब और अभिलेख उनको मिले या किसी और यूनानी भाषा के या मिस्र की और लिपियों में जब अभिलेख मिले तो उन्होंने आसानी से इनको पढ़ लिया। तो ये हम समझ सकते हैं कि जब समान लेख को भिन्न भिन्न भाषाओं में या लिपियों में लिखा गया तो वो एक प्रकार से इन लिपियों का अध्ययन करने के लिए एक आधार बने और उन्हीं के आधार पर फिर इन लिपियों को जाना गया और उनके द्वारा जो अभिलेख लिखे गए या उन लिपियों के अंदर जो अभिलेख लिखे गए उनके अर्थों को समझा गया। तो इस प्रकार से हमारा अध्याय 1 जो है वो समाप्त होता है। आप लोग वीडियो को देखने के बाद आपको जो भी आपके मन में प्रश्न उठते हैं उनको ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में आप दर्ज करें और या इन वीडियो में किसी प्रकार की कोई समस्या अगर आपके सामने आती है तो उसको भी आप कमेंट में लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि आगे आने वाले जो वीडियो हैं उनमें अपन उस समस्याओं को दूर कर सकें। तो धन्यवाद।